तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अपने घर पे अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी सभी विषयों की अच्छी चल रही होगी। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जहाँ पे हम कक्षा 12 गणित यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास के अंतर्गत हम एक अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं जो कि अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसका मतलब इससे पहले सभी प्रश्नों के सटीक हल आपको दिए जा चुके हैं और अगर उनमें आप कोई त्रुटि देखें तो आप कमेंट अवश्य करें और लिखें कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर गलत है, क्योंकि यह वीडियो मैं बस प्रश्न देख के हल कर देता हूँ और गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि हम लोग कोई एक्टर तो है नहीं है। ठीक है। इन केस यू फाइंड एनी मिस्टेक इन सॉल्विंग एनी सॉल्यूशन प्लीज राइट इन द कमेंट्स। ये मेरी आपसे विनती है। ओके। दूसरी बात, अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं इस माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है, अन्यथा आपके पेरेंट्स जिस माध्यम से आपको पढ़ाई करवाना चाहते हैं आप उस माध्यम से पढ़ाई करें। आप किसी भी तरीके से यह क्लास देखने के लिए बाध्य नहीं है। तो आइए, आज हम जो 8वां प्रश्न हल कर रहे हैं इसका पहला पार्ट कुछ भाग पिछले क्लास में कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इसका बचा हुआ भाग करेंगे। ठीक है। तो एक संबंध दे रखा है, हमको एक संबंध दे रखा है और संबंध को हमको तुल्यता संबंध दिखाना है। संबंध को हमको तुल्यता संबंध दिखाना है। तो संबंध क्या दे रखा है आपको? कार्तिक गुणनफल, मतलब जो संबंध दे रखा है, एक संबंध है वो आपको किस पे दे रखा है? एन पे, नेचुरल नंबर पे, एन क्रॉस एन पे संबंध दे रखा है। तो ये संबंध इसका आपको पता होना चाहिए। ये होता है संबंध क्या है? अगर कोई एलिमेंट ए, कोई युग्म इस प्रकार दे रखा है तो ये सी और डी से इस प्रकार संबंधित है कि पहला फर्स्ट एलिमेंट है वो, मतलब मैं इसको लिख देता हूं पहले। क्या ये कैसे संबंध है? ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। तो यहां पे आप देखेंगे ए, जो ये ए और बी है ये एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट है। इसी प्रकार जो सी कॉमा डी है ये भी एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट है, जबकि ए बी सी डी ये सारे एन नेचुरल नंबर है। ये सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या है? पहला फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, ये जुड़ के अब पहला और चौथा जुड़ के क्या देते हैं? सेकंड और थर्ड के बराबर देते हैं। ये संबंध है, ये संबंध दे रखा है। ठीक, ये आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इस संबंध को तुल्यता संबंध प्रूव करेंगे। इस संबंध को तुल्यता संबंध प्रूव करेंगे और तुल्यता प्रूव करने के लिए हमको पता है हम स्वतुल्य, सममित और संक्रमक प्रूव करेंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं क्या? स्वतुल्य। इसको पहला हमें प्रूव करना है स्वतुल्य। स्वतुल्य प्रूव करेंगे। स्वतुल्य संबंध मतलब अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो क्या रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे? देखो कोई एलिमेंट हमारे पास है ए बी, ठीक, ए बी कोई एलिमेंट है, ठीक है, एन क्रॉस एन में, ठीक है, यहाँ पे ए और बी कहाँ पर है? एन से लिए गए, नेचुरल नंबर है, तुमको पता ही है। ठीक है। अच्छा, तो हमको पता है, हम चूंकि हम जानते हैं ए प्लस बी है, इसको हम बी प्लस ए लिख सकते हैं। क्रम विनिमय नियम के अनुसार, कॉम्पिटिटिव लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या हो गया? पहला भाई ए प्लस बी हमने लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, पहला और चौथा, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो ए कॉमा बी है वो हमको दे रहा है ये
ये नियम है। तो यही देखो, पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो हमको ये एलिमेंट दे रहा है, हमको ये एलिमेंट दे रहा है। तो मतलब आप, इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो R है, R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है, ठीक है। हमने स्वतुल्य प्रूव कर दिया इसको। उसके बाद दूसरा, अब हम इसको प्रूव करेंगे क्या, सममित। इसको हम प्रूव करेंगे सममित। इसको सममित प्रूव करेंगे। सममित मतलब क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक। आपको अंग्रेजी के वर्ड भी पता होने चाहिए, अंग्रेजी के वर्ड ही पता होने चाहिए। सिमेट्रिक, तो हमने देखा हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास एक संबंध है, कोई ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, अच्छा, और कोई दूसरा एलिमेंट है, क्या, ये दो एलिमेंट है, ये इस प्रकार के एलिमेंट है, एन में है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं क्या, अगर हम ये प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें, ये लिख लेते हैं यहाँ पे हम। अगर ये प्रूव कर दें A, B रिलेटेड है C, D से, और ये हमको क्या दे रहा है, दिस गिव्स क्या दे रहा है, ये अगर हमको ये दे दे, तो हम लिख सकते हैं अतः सममित है। हमने तो हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा नहीं हुआ है। तो अगर ये कोई दो एलिमेंट हमको ये दे दें, तो हम मान सकते हैं कि ये सममित है। स्क्रीन तो नहीं कटी, हाँ स्क्रीन नहीं कटी। अगर ये मिल जाए तो, चूंकि देखते हैं नाउ, अगर A रिलेटेड है प्रश्न के अनुसार C D से, तो ये हमको दे रहा है, ये हमको दे रहा है क्या, A के साथ B जुड़ेगा और दूसरे के साथ तीसरा जुड़ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या B प्लस C बराबर A प्लस D, और क्या मैं इसको अगेन C प्लस D और D प्लस A लिख सकता हूं। तो अब आप देखो क्या हमारे पास सीन बना, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो CD है, ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है A, B से। अतः ये हो गया, देयरफॉर ये सममित है। देखो, देयरफॉर ये सममित है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अब हम प्रूव करेंगे इसको ट्रांजिटिव। तीसरा पार्ट क्या है, हम प्रूव करेंगे इसको ट्रांजिटिव सांक्रमक। अब इसको हम सांक्रमक प्रूव करेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमको पता है A, B तीनों एक साथ ले लेते हैं, C, D और क्या, एक और E, F अगर n क्रॉस n में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, यदि हमें प्रूव करना है क्या, A, B अगर रिलेटेड है किससे, C, D से, ठीक है, और C, D अगर रिलेटेड है किससे, E, F से। तो इन दोनों की देयरफॉर ये से रिलेटेड है, देयरफॉर
अगर ये दोनों होने के बाद हमको ये मिल जाए, दिस इम्प्लाइज दैट क्या, जो A, D है वो रिलेटेड हो जाए E, F से, तो हम बोल सकते हैं अतः जो R है, हमारी R है, R क्या है, संक्रामक भी है। ठीक, ऐसे तो देखते हैं क्या माना, क्या क्योंकि A रिलेटेड है C, D से, तो ये हमको दे रहा है क्या, ये हमको दे रहा है A + D = B + C, और जो C, D है ये रिलेटेड है अगर E, F से, तो ये हमको दे रहा है क्या, C + F और D + E। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा A + D + C + F। अच्छा, इधर क्या मिलेगा, B + C + D + E। ठीक, अब देखो मैं इस D से ये D काट सकता हूँ, ये C से ये C काट सकता हूँ। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देयरफॉर हमको मिला A + F = B + E। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट पहला और चौथा, ठीक, और दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा क्या हो गया, A, B। ठीक है, रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, तीसरे और चौथे से। यही तो हमें दिखाना था। अब आप देखो, सिंस क्योंकि ये भी हमारे पास किस में है, R में है, और ये भी हमारे पास R में है, दिस इम्प्लाइज दैट ये भी हमारे पास कहाँ पर है, नेचुरल मतलब R में है। ठीक है, ये भी हमें मिल रहा है, ये रिलेशन हमारे पास R दे रखी थी, तो ये भी है, ये भी है, ये मिल गया, अतः ये संक्रमक हो गया। अब क्योंकि पहली रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, अतः तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। और अंग्रेजी में इक्विवेलेंट रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो एक बार फिर देख लेंगे, क्या देख लेंगे, अगर कोई संबंध है उसको हमको तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तुल्यता कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, हम पहले रिलेशन लिखेंगे। देखो रिलेशन समझ में आनी चाहिए, तो रिलेशन क्या रखी थी, कोई रिलेशन इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अच्छा, तो रिलेशन में ये एलिमेंट इस प्रकार के दे रखे हैं, और ये एलिमेंट दिखाने से आप हो सकता है इसको पहले लिखना है, इसको नीचे लिखना तब भी चल जाएगा, लेकिन रिलेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, ये रिलेशन दे रखी है बिल्कुल सही तरीके से। यही भी आप पहले लिखिए, बाद में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये संबंध दे रखा है, तो इस पे हम लोग स्वतुल्य, सममित और सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो देखा हमने स्वतंत्र प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट लिया, अगर वो एलिमेंट अपने से ही ये रिलेशन बनाता है, तो ए बी अपने से रिलेशन बना रहा है, ए बी अपने से ही रिलेशन बना रहा है, अतः स्वतुल्य है। अच्छा, ए बी और सी डी दो अलग अलग एलिमेंट हैं, और ए बी रिलेशन सी डी ये होने पे अगर ये मिल जाए इसका उल्टा, तो ये सममित भी कहलाएगा, वो भी हमने कर दिया। और अगर ए बी सी डी से रिलेशन बना रहा है, सी डी ई एफ से रिलेशन बना रहा है, तो अगर हमें ए बी और ई एफ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाए, तो हम मान पाएंगे कि ये जो है ये संक्रमक भी है। तो देखो हमने कैसे किया, देखो
ये रिलेशन है तो ये ऐसे होगा, ये रिलेशन तो ऐसे होगा। और ऐड करने के बाद हमने ये पाया कि ये तो हमको ये रिलेशन दे रहा है भाई, ऐड करने के बाद हमको रिलेशन दे रहा है। तो अभी हमने फिर लिखना शुरू किया, क्योंकि ये ऐसे है। आप अगर ये एक्स्ट्रा ना लिखना चाहें तब भी चल जाता, आप यहाँ पे लिख देते अतः भाई ये भी है, ये भी है, अतः ये है। तो आप अगर इतना लिखना चाहें, मैंने एक बार दोबारा लिख दिया है आपको समझाने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। तो मिलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। और मैं आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 देखते हैं, सवाल नंबर 9 क्या है। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 9 लगा हुआ है। आपको एक मैट्रिक दे रखी है, आपको एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक दे रखी है। सवाल नंबर 9 आपको एक मैट्रिक दे रखी है, मैट्रिक लिख लेते हैं हम लोग। आपको एक मैट्रिक दे रखी है, मैट्रिक क्या है, मैट्रिक दे रखी है ए कोई मैट्रिक है, ए कोई आव्यूह है, क्या है 0 -10 α/2 और उसके बाद यहाँ पे 10 α/2 0। ये आपको एक मैट्रिक दे रखी है। और इस मैट्रिक के लिए आपको एक क्या प्रूव करना है, इस मैट्रिक के लिए आपको प्रूव करना है अगर i + a किया जाए और उसके बाद i - a किया जाए और इसको फिर गुणा कर दिया जाए किससे, इसको गुणा कर दिया जाए अगर एक अन्य मैट्रिक से, तो ये बराबर रहेगा। वो मैट्रिक क्या है, cos α माइनस sin α और sin α और cos α। ये सवाल जो है आपके पेपर, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, मुझे तो सवाल देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ए कोई मैट्रिक है, उसके लिए हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल है। ये LHS है, RHS है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आई क्या होता है। आई हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा 10 α/2 को t मान लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले देखो, अगर मैं 10 α/2 को लेट माना, 10 α/2 को मैंने क्या मान लिया, t। देखना क्यों आसान हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये मान लिया लेट, ये हमने मान लिया। अच्छा, आई क्या है, आई जो है हमारे पास, आई एक ऐसी मैट्रिक्स है, जो ये क्या ऑर्डर है, 2x2, तो हम आई को 2x2 का ही लेंगे, 2x2 का ही लेंगे। तो ये इस तरीके की मैट्रिक बनती है। आई एक ऐसी मैट्रिक है और इसमें हमने ए को जोड़ दिया, तो चलो इसमें ए को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ए को जोड़ दिया, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे t रख सकता हूँ, मैं इसको यहीं पे करता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल सके। हमने यहाँ पे अगर t रख दिया तो ये क्या हो गया, 0 माइनस का t और t 0। अब मैं इसको अगर जोड़ देता हूँ, तो 1 में 0 जुड़ा 1, 0 में जुड़ा क्या हो गया, -t, ये हुआ t और ये हुआ 1। हमको ये सिद्ध करना है। मतलब अगर मैं LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, सवाल 9 कर रहे हैं हम लोग,
अगर मैं एल एच एस ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एल एच एस, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या, टेन अल्फा को टी मान लिया, टेन अल्फा बाई टू को टी मान लिया। अच्छा, आई प्लस ए है लेफ्ट हैंड साइड, आई को ये रखेंगे, आई प्रश्न के अनुसार से हमको लिखना पड़ता है। अगर ये 2 गुणा 2 का है तो हमने 2 गुणा 2 का मैट्रिक लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 3 गुणा 3 का भी मैट्रिक लिया था पहले, है पिछले सवालों में। तो देखो ये हमने जुड़ा, जो इसकी 10 अल्फा बाई 2 की जगह टी रख दिया सिंपली। उसके बाद 1 प्लस 0 1, 0 माइनस ये माइनस टी, टी और 1, ये हमारे पास आ गया है। इसको हम यही प्रूव करने वाले हैं, मतलब अब हम लेंगे आरएचएस। ये सवाल मैं ऐसे ही करूंगा ताकि यहाँ तक हमारा सवाल ये सॉल्व हो सके। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे आरएचएस। चलो आरएचएस उतारते हैं, थोड़ा जगह ऊपर रखते हैं ताकि हमको एक ही पन्ने पे सवाल सॉल्व हो सके। आरएचएस, आरएचएस लिया हमने। आरएचएस क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक मैट्रिक लिखी हुई है, एक मैट्रिक लिखी हुई है, क्या है वो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अच्छा, अब अगर मैं आई माइनस ए कर देता हूँ, आई माइनस ए कर देता हूँ, आई माइनस ए कर देता हूँ, तो पहले तो मैं आई लिखूंगा। आई क्या है मेरे पास, सेम, आई तो मेरे पास यही होगी। अच्छा, माइनस ए करूँगा इसमें, माइनस ए, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ए का मान यहीं से पुट करता हूँ, 0 माइनस टी और टी 0, और ये एक ब्रैकेट में बंद है, ये एक ब्रैकेट में बंद है। उसके बाद हमको कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है, ठीक है, तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूंगा, मतलब क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर कॉस 2 थीटा होता तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉस अल्फा है, मतलब क्या है, अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा का मान क्या रख दूँ, अल्फा बाई 2, थीटा का मान अल्फा बाई 2 रख दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अल्फा, 10 अल्फा का क्या मान है, 10 अल्फा का मान है, 10 अल्फा का मान है क्या, टी, 10 अल्फा बाई 2 का मान क्या है, 10 अल्फा बाई 2 का मान है टी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और दोबारा से अगर मैं थीटा को अल्फा बाई 2 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और मैं अगर t की जगह इसका मान रखता हूँ तो 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, ये मुझे जो मैं साइन अल्फा का मान t के टर्म्स में रखूँगा, साइन अल्फा का मान मैं t के टर्म्स में रखूँगा, ठीक है। तो रख देते हैं कॉस अल्फा का मान क्या है, कॉस अल्फा का मान है 1 माइनस
टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का मान है मेरे पास ये, इस बार साइन अल्फा पॉजिटिव में, तो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर और उसके बाद कॉस अल्फा और माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपने देखा मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया। ये आपको अगर फॉर्मूला पता है, तो आप ये सवाल आसानी से कर पाएंगे। स्क्रीन तो नहीं कटी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीन हमारी नहीं कटी है। तो अभी तक हमने क्या किया, LHS लेके यहाँ पर सॉल्व किया है, उसके बाद RHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाते हैं। इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एक मैट्रिक मिलेगी। इस ब्रैकेट में 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 माइनस 0, ये माइनस है, माइनस प्लस मतलब t प्लस का हो गया, 0 माइनस टी मतलब माइनस का t हो गया, और 1 माइनस 0 मतलब 1 हो गया। और ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसे आ गई है, ये मैट्रिक्स मेरे पास जैसे लिखी है आप देख सकते हो, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे, ठीक है। अच्छा, कुछ गलती हो रही है कैलकुलेशन में तो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगा, तो कुछ गलती हो जाएगी, उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। एक बार अपलोड हो गया, गलती फॉरएवर हो गई, तो उसको आपको गलती अगर कोई सामने आती है तो आपको बताना है। अच्छा, अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक का मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट खुल गया। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ठीक है, चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई करना आता है आपको क्या, ये रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 गुणा 2 है। ये रो कॉलम के ऊपर ऐसे रखी जाएगी, तो क्या 1 किसमें मल्टीप्लाई करेगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, और उसमें फिर हम क्या ऐड कर देंगे, टी का इसमें मल्टीप्लाई करके, मतलब टी किसमें मल्टीप्लाई करेगा, टी इंटू 2t। मैं ये स्टेप स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में आए, ठीक। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा अगले एलिमेंट के लिए। तो जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 1 इंटू क्या है, माइनस का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर t का मल्टीप्लाई इसमें प्लस टी का मल्टीप्लाई इसमें, भाई जब इसका मल्टीप्लाई इसमें, अच्छा तो कुछ गड़बड़ हो गया है, आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया है, इसका पहले इसमें किया जाएगा, इसी का पहले इसमें किया जाएगा। क्या सही लिखा था हमने, खैर कोई बात नहीं, अब तो हमने मिटा ही दिया है, इसी का हमें इसमें करना पड़ेगा। तो क्या है, मुझे लग रहा है हमने सही लिखा था और विदाउट देखे हमने उसको मिटा दिया, माइनस का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, मिटा दिया तो कोई बात नहीं। अब t का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको 9th और 10th की कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप इस प्रकार के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब ये वाला रो पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टी का मल्टीप्लाई किसमें, माइनस टी का मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं इन सबको ब्रैकेट में रख दूँ पूरे को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ज़्यादा बेटर रहेगा मैं पूरे को ब्रैकेट में रख दूँ। किससे मल्टीप्लाई हुआ था ये? 1 से। मैं पूरे को ब्रैकेट में रख दूँ। हाँ अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 का मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस 1 मल्टीप्लाई इससे 2t, मैं आशा करता हूँ आपको मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन आता है। उसके बाद माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? माइनस 2t, अच्छा उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। एक बार देखते हैं जगह हमारे पास है कि नहीं, अदरवाइज हमको जगह बनानी पड़ेगी। अभी हमारे पास काफ़ी जगह है, तो ये कंडीशन हमको मिल गई है। अच्छा, एक बार आपने देखा कि 1 प्लस टी स्क्वायर है सभी में आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और सभी में मल्टीप्लिकेशन है, सभी में मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या हम सभी में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम, और ये ऐड हो रहा है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ इस टर्म का, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई इसका एलसीएम ले लूँ, ये आ जाएगा, और ये क्या आएगा मेरे पास? 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, जबकि ये क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अच्छा, इसको देखते हैं, 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 में माइनस 2t का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जब टी का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया मेरे पास? आ गया टी, और जिसका मल्टीप्लाई हुआ टी, और ये आ गया मेरे पास टी का क्यूब। क्या आ गया? टी का क्यूब। ठीक, भाई टी का मल्टीप्लाई होगा तो टी का क्यूब आ गया। यहाँ देखते हैं, जब टी का मल्टीप्लाई हुआ पहले तो हमने ये लिख लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, और जब टी का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आया टी माइनस टी का क्यूब, और प्लस, भाई एलसीएम आ गया, प्लस क्या आ गया मेरे पास? 2t। ठीक है, अच्छा चौथी टर्म, ये तो इसके नीचे भी आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया। अच्छा, प्लस का 2t स्क्वायर, वही माइनस प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, 2t स्क्वायर। अच्छा, और उसके बाद प्लस कोई t नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई, अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, हमको ये कंडीशन, अगर ये चीज़ ऐसे आ जाए, अभी तो नज़र नहीं आ रही, तो क्या किया जाए कि ये चीज़ हमको वैसे नज़र आने लगे हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो भाई, इसको मिटा दिया हमने, जगह बनानी पड़ेगी। देखो, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, तो क्या 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? और नीचे क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर देखो 1 है, 2t का स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस का 2t स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारे पास यही आने वाला है। तो हम कह सकते हैं जो ये आपस में कट जाएगा 1, और ये आपस में कट जाएगा 1। तो देखो, नहीं कुछ क्या बच भी रहा है, टी अभी तो कुछ नहीं बचा, 1 ही 1 आया है, देखते हैं। ठीक है, अभी 1, हाँ 1 1 तो आ रहा है, देखो 1 1 तो आ गया हमारे पास, 1 1 आ गया है। बाकी चीज़ें देखते हैं, अच्छा बाकी चीज़ें देखते हैं। अभी तक तो हमें लग रहा है हमारा सवाल सही है। इधर देखेंगे तो सब में टी है, तो क्या मैं टी कॉमन ले सकता हूँ? दूसरी चीज़ क्या है
आप इधर देखो थोड़ा, मैं जब माइनस करूँगा 2t में से t माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का t आएगा। क्या आएगा, माइनस का t, माइनस का t, माइनस का t आएगा, और माइनस का t क्यूब है, माइनस का t क्यूब है। ठीक है, अच्छा राइट, 2t में से t माइनस किया, माइनस का t आया, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर है। क्या मैं जो ये मेरे पास लिखा है इसमें से माइनस टी कॉमन ले सकता हूँ? और अगर मैं माइनस टी कॉमन लिया तो क्या मेरे पास ये कंडीशन नहीं आएगी? देखो आप, और इसके नीचे भी लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या ये कंडीशन नहीं आएगी? कहने का मतलब है मैं यहाँ से t कॉमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ से t कॉमन ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया। अब इससे ये कटेगा, इससे ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का टी, माइनस का टी। इसी प्रकार जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँगा, यहाँ पे हमने कुछ क्या गलती कर दी है, क्योंकि मुझे माइनस के साइन में कुछ दिक्कत लग रही है। और चेक करते हैं यहाँ पे टी क्यूब, हाँ यहाँ पे देखो माइनस टी और माइनस टी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से ये प्लस का 2t है, ये माइनस का 2t है, तो मुझे मिला यहाँ पर t और प्लस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से t कॉमन ले सकता हूँ? मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, मतलब t यहीं पे करता हूँ, t प्लस टी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ t 1 प्लस टी स्क्वायर। नीचे जो t 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है, आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ t कॉमन लेके 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये कटेगा तो क्या बचेगा मेरे पास, t। अच्छा, अगर मैं tan अल्फा बाई 2 को t ना मानता तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कठिन हो जाती, बाकी गलत नहीं होती, हमको बार बार tan अल्फा यूज़ करना पड़ रहा होता। तो हमने देखा यही तो हमारी क्या है, यही तो हमारी LHS है, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अच्छा, जिस प्रकार से बोर्ड है मैं उस हिसाब से सवाल कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार सवाल किया है। हमको 9th में ये मैट्रिक दे रखी थी, हमको ये सिद्ध करना था, आई मैट्रिक ये मैट्रिक्स होती है, तो मैंने LHS लेके यहाँ तक प्रूफ किया है, उसके बाद RHS लेके प्रूफ किया है। मैं आशा करता हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आया, धीरे धीरे सवाल सॉल्व करवाया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया है और आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जो ना समझ में आए आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब तक आप देखें इस सवाल को। अगला सवाल जो एक सारणिक का सवाल बनता है, मैंने अपना मार्कर कहाँ रख दिया है। अगला सवाल जो एक सारणिक का सवाल बनता है आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं, काफ़ी सरल सवाल है। तो अगर आपका सहयोग जारी रहेगा तो आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी। हम अपना तरीका भी अपग्रेड करेंगे, बोर्ड भी नया लेंगे। ठीक है, अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा देख नहीं रहा है, कोई बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल बोर्ड है, नॉर्मल क्लास,
नॉर्मल बोर्ड है, नॉर्मल क्लास है। तो अब देखें अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास एक सारणी का सवाल है जो कि काफ़ी इजी सवाल है। तो पहले मैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सवाल, तो स्क्रीन पे आप सवाल देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करने के ढंग से करूँगा। ये मेरे पास सारणी दे रखा है, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ए, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 प्लस 1 है 1 प्लस बी 1 1, उसके बाद 1 1 1 प्लस सी 1 1 1 1 1 प्लस बी। और जो प्रूव करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसको सॉल्व करने के ढंग से करूँगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको जो ये LHS मैंने ले रखी है, ये मैंने क्या ले रखी है LHS, और RHS आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। ये मैंने LHS ली है। तो RHS में अगर मैं बात करता हूँ, RHS हमको ये क्या, RHS में एक फैक्टर मिल रहा है A B C D। कहने का मतलब है सारणी का सवाल है तो ABCD तो हमको मिल ही रहा है, और फिर उसके बाद कुछ और भी मिल रहा है, वो हम लोग देख लेंगे क्या मिल रहा है। लेकिन ABCD जो आसानी से नजर आ रहा है, जो ABCD है वो आसानी से नजर आ रहा है। इस सारणी में ABCD आसानी से नजर आ रहा है, तो हम ABCD कॉमन ले सकते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, ABCD कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो ABCD कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं ABCD कॉमन लेता हूँ, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैं कॉमन लेके देखता हूँ। मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिला, यहाँ से कॉमन लिया तो मुझे मिला 1/a प्लस 1, 1/a, और 1/a को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ताकि 1/a मुझे कुछ ऐसे मिला। दूसरे से मैं b कॉमन लिया, तो क्या मुझे मिला 1/b। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला मुझे 1/b प्लस 1, क्योंकि यहाँ से तो b है ही, बाकी 1/b, जबकि यहाँ से 1/c प्लस 1 और 1/c, ऐसे ही 1/d, ठीक, 1/d प्लस 1। मतलब जब मैं 1/a से a कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a कॉमन ले रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया, ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई करूँगा, कहाँ पे, जहाँ पे नहीं है वहाँ करूँगा। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इसके पास तो है नहीं, इसके पास मैं ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैंने जब a कॉमन लिया तो इसका a तो यहाँ पे आ गया, इसका a यहाँ पे आ गया, क्या बचा, ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन, अगर जिससे हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं वो नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहाँ से वो चीज़ निकल आती है। तो देखा, हमने ABCD कॉमन ले लिया, तो हमने किया क्या है, हमने कॉमन लिया है। तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है? देखो एक बार देखो हमने क्या किया है। आप लोग लिख सकते हो क्या, ये कॉलम हमारा क्या है, C1 से हमने a कॉमन लिया है, C1 से a कॉमन लिया है। अच्छा, C2 से b कॉमन लिया है, C3 से हमने c कॉमन लिया है, और C4 से हमने d कॉमन लिया है। तो लेने पर आप क्या लिखोगे, C1 से कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ये आपने कर दिया। बंदर बहुत
बंदर को भगा के आते हैं। बंदर को भगा, तो हमने ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। देखो तो ये चीज हमको नजर आने लगी। अब अगर मैं क्या करूं, C1 में ये सब कुछ जोड़ दूं, C1 में सब कुछ जोड़ दूं, मतलब अगला स्टेप अगर मैं हमारे पास कॉमन ले लिया, हमारे पास ये तो आ गया ABCD, इधर से लिखते हैं। अच्छा ठीक, यहाँ से ABCD तो हमारे पास आ गया। और अगर मैं अब ये सब जोड़ दूं, मतलब क्या, मैं 1A लिख रहा हूँ, 1/A लिख रहा हूँ। ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 + A/A। मैं सब कुछ जोड़ दूँ, मतलब क्या, अगर मैं 1/B 1/C 1/D मैं ऐसे लिख दूँ। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो C1 कॉलम है उसमें क्या कर दिया है, C2 C3 और C4 ऐड कर दिया है। तो क्या मुझे ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर भी 1 तो आगे आ जाएगा और बाकी सारे एक जैसे, 1 आगे आ जाएगा, बाकी सारे एक जैसे। तो मतलब ये जो मुझे कॉलम मिला है उसमें सभी में मुझे ये एलिमेंट मिलने वाला है। आप देखो सभी में मुझे ये एलिमेंट मिलने वाला है, 1+, मैंने अरेंज करके लिख दिया है, आप समझ पा रहे होंगे, 1+, बाकी जो एलिमेंट है वो तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/B में कोई दिक्कत नहीं है, 1/B 1/B। अच्छा, 1/C 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 + 1 और 1/C 1/D 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 + 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब क्या मैं पहले कॉलम से ये पूरा कॉमन ले सकता हूँ? मैंने पहले कॉलम से जैसे ही क्या कॉमन लिया, मैंने ये कॉमन लिया 1 + 1/A 1/B 1/C 1/D। ठीक है, ये कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ तो बचा 1 1 1 1। ठीक, और बाकी एज इट इज 1/B 1/B + 1 1/B 1/B। अच्छा, 1/C 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 + 1 1/C 1/D 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 + 1। अच्छा, अब देखो हमें प्रूफ तो यही करना था, इसका मान 1 होना चाहिए। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने ये तो निकाल लिया। अब ये मैट्रिक है, इसका मान अगर 1 हो जाए तो हमारे RHS के बराबर ये हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखना जगह थोड़ी कम है, उसी हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं, कैसे, अगर मैं रो को माइनस कर दूं, इसमें मैं क्या कर दूं, जो मेरी रो 2 है उसमें मैं R1 माइनस कर दूं। अच्छा, जो मेरी R3 है उसमें मैं R1 माइनस कर दूं, और जो मेरी R4 है उसमें मैं R1 माइनस कर दूं। चलो माइनस करके देखते हैं। ठीक, ये चीज़ तो ऐसे ही लिखी रही हमारे पास, ये चीज़ तो ऐसे ही लिखी रही,
इसको नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/d, इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं। अच्छा, अब जब मैंने माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। जब R2 में माइनस किया, R2 में R1 माइनस किया, मतलब ये इससे माइनस होगा, 0 आया। R2 आ रहा है, R1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। R1 में कोई दिक्कत नहीं, बदलाव आया, R1 में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। 0 इससे मल्टीप्लाई किया, इससे ये माइनस किया, 1 फिर 0 फिर 0। आप देख लो, R2 में R1 माइनस कर रहे हैं, इससे माइनस किया 0 आया, इससे माइनस किया तो 1/b तो माइनस हो गया, बचा 1 0 0। सिमिलरली अब मैं R3 में R1 माइनस करूँगा तो देखो 0, इससे माइनस हुआ 0। 1/c किससे माइनस होगा, इससे, तो 1/c से 1/c खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ फिर 0। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 0 0 1, ठीक है। और अब मैं इसका सारणिक, अगर इसका सारणिक इस रो के अलॉन्ग खोलता हूं तो मान 1 ही आएगा। किसी के अलॉन्ग खोल दूं, चाहे इसके अलॉन्ग खोल दूं, चाहे इसके अलॉन्ग खोल दूं, चाहे इसके अलॉन्ग खोल दूं, इसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि सारे 0 है। तो इसका मान क्या हुआ, ये किसके बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ये 0, ये इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ये बराबर आ गया ABCD इन द ब्रैकेट 1 प्लस a/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। और यही तो हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है RHS। इसका सारणिक मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग निकाल लेंगे, और आप इसको ऐसे ही इंटू 1 लिख दें, ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि 1 1 1 1 ऐसे आ रहा है और ये नीचे वाले सारे टर्म 0 हैं। मतलब इसके अलोंग अगर आपने इसको खोल दिया तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, केवल इसका मान 1 ही आएगा। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने ये प्रूव किया। RHS हो गया। क्या हो गया, ये हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। कटा तो नहीं, देखते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं कटा, बिल्कुल भी नहीं कटा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल जिसमें हमको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि तो वर्ग अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है। आगे बढ़ के देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। एक हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है, एक हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब माना हमारे पास क्या है, हमारे पास माना एक मैट्रिक्स है, माना हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। सवाल क्या पढ़ लेते हैं दोबारा। सिद्ध कीजिए कि तो एक कमणीय वर्ग अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, तो हमने माना सवाल आपने पढ़ लिया। ए क्या है, माना हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। ठीक, ए मैट्रिक्स है, ए अवयव है n गुणा n ऑर्डर की या n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। n ऑर्डर की ये वर्ग मैट्रिक्स है। ए वर्ग मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, वर्ग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, n लिखेंगे, मतलब उसमें n रो है और n ही कॉलम है। तो n ऑर्डर की n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। अच्छा, ठीक है, ओके। n कोटि की मतलब वर्ग मैट्रिक्स क्या है, रो और कॉलम बराबर है। कैसे मैट्रिक है ये, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो कमणीय मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है
व्यतक्रमणीय मैट्रिक है। ये कौन सी, ये क्या है, एन ऑर्डर की व्यतक्रमणीय मैट्रिक्स है, ये लिख लेना आप, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। अच्छा, तो क्योंकि व्यतक्रमणीय मैट्रिक्स है, अतः लेट बी और सी ए मैट्रिक्स के एक ही प्रतिलोम है। क्या है, प्रतिलोम। ए एन कोटि की त्रिकोणीय वर्ग आव्यूह है। ठीक, यहां पे लिख लेना त्रिकोणीय वर्ग आव्यूह है, एन कोटि की, तो उसका प्रतिलोम बी और सी है, बी और सी उसका प्रतिलोम है। क्योंकि बी और सी प्रतिलोम है, इसका मतलब हुआ देयरफॉर अगर मैं ए बी का गुणा करूंगा या बी ए का गुणा करूंगा तो मुझे एन कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और क्योंकि सी भी प्रतिलोम मैट्रिक्स है, तो अगर मैं सी का गुणा करूंगा इस प्रकार तो भी मुझे सेम चीज मिलेगी। प्रतिलोम क्या होता है, दो का प्रतिलोम में दो का गुणा करेंगे तो एक आएगा। ठीक, तो एक आएगा, ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल रही हैं, दो इक्वेशन हमारे पास ये मिल रही हैं, दो इक्वेशन मिल रही हैं। अब आप देखो, इसमें से मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, इसमें से मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ। माना हमने ये इक्वेशन ली, चलो ए बी का मल्टीप्लाई करने पे ये हमको मिल रहा है। इसमें मैं अगर सी का मल्टीप्लाई करूं, इसमें सी का मल्टीप्लाई, सी का गुणा करने पर, सी का गुणा करने पर दोनों तरफ, हाँ गुणा करने पर, अच्छा क्या किया, सी मैट्रिक का गुणा किया हमने, तो देखो ऐसे गुणा हुआ। अच्छा, सी का आई एन में भी गुणा होगा, किसी मैट्रिक का आई एन में गुणा होता है तो सी का सी ही आता है। ठीक है, अच्छा हमको पता है सी ए क्या है, सी ए तो आई है, सी ए तो क्या है, आई है भाई। देखो सी ए तो आई है, क्योंकि किसी त्रिकोणीय मैट्रिक्स में उसके प्रतिलोम से मल्टीप्लाई करने पर हमको तत्समक मैट्रिक्स मिलती है, तत्समक मैट्रिक्स मिलती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा हमारे पास आई एन बी बराबर सी, और आई एन बी मतलब ये तो बी हुआ। यहां से हमारे पास आ रहा है बी और सी अलग अलग नहीं है, एक ही है, बी और सी एक ही है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए का प्रतिलोम अद्वितीय है, अलग अलग नहीं है। अतः कह सकते हैं ए का प्रतिलोम, अतः देयरफॉर ए का प्रतिलोम यूनिक है, अद्वितीय है। इस प्रकार हमारा ये वाला पेपर समाप्त हुआ। और यदि आप और कई पेपर देखना चाहते हैं तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मेरे वीडियो को देखेंगे, मैं YouTube की सेटिंग के माध्यम से मुझे पता लग जाएगा कि बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। अन्यथा व्यर्थ में मेहनत करने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ और अच्छी चीज़ें लेके भी आऊँगा, क्योंकि ये केवल हमारा इंटर ही नहीं है। हम इंटर के बाद एनडीए के सवाल भी लगा सकते हैं, इंजीनियरिंग के सवाल भी लगा सकते हैं, और कई प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि हम इंटर पास करने के बाद भी आपस में जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आपको आगे भी मार्गदर्शन करता रहूँगा अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे। भविष्य में आपके छोटे भाई बहन हैं, आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं छोटे, उनको भी मैं इस वीडियो के थ्रू मार्गदर्शन करता रहूँगा अगर आप मुझसे जुड़ पाएंगे तो। अन्यथा आप और हमारा ये संपर्क है, एक बार छूट गया, आप अपने रास्ते निकल जाएंगे और मैं यहीं पे रह जाऊँगा। तो जो हमारा आपस में एक संबंध बना है वो हम कभी उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाएंगे। तो इस संबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाएं, मुझे मोटिवेट करें, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रदान करूंगा। तो ये सवाल, ये चैप्टर यहाँ पे, मतलब ये पेपर यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, अगर आप चाहते हैं तो।
धन्यवाद।